नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, या कहें झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, 12 दिन में 3 अहम फैसले ऐसे हैं जिस पर सरकार घुटनों पर आई है, झुकी है, या तो उसे अपने फैसले रद्द करने पड़े हैं, वापस लेने पड़े हैं, या फिर ठंडे बस्ते में डालने पड़े हैं। सबसे पहले बात करूंगी तीसरे अहम फैसले की जो सरकार ने वापस लिया है। आपको पता ही होगा, लेटरल एंट्री, ये शब्द आपने अभी कई दिनों में कई बार सुना होगा। इस लेटरल एंट्री को आखिरकार सरकार ने रद्द कर दिया है। लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, एमके स्टैलिन जैसे तमाम नेता इसकी मुखालफत कर रहे थे। लगातार ट्विटर पर इसके बारे में लिखा जा रहा था, लगातार मीडिया में इसको उठाया जा रहा था, और आखिरकार वही हुआ जो विपक्ष के दबाव के तहत होना चाहिए था। क्योंकि ये सरकार वो सरकार नहीं है, ये सरकार घुटनों पर आई हुई सरकार है, ये सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। यही वजह है कि एक के बाद एक उसको अपने तमाम फैसले या तो वापस लेने पड़ रहे हैं या ठंडे बस्ते में डालने पड़ रहे हैं। लेटरल एंट्री यानी कि बिना कोई यूपीएससी का एग्जाम दिए अलग अलग मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर्स के पदों पर नियुक्ति, ये इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 45 खाली पद हैं जिनकी भर्ती के लिए ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, जिस एडवर्टीजमेंट को अब वापस ले लिया गया है। इसको लगातार विपक्ष आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, सोशल जस्टिस विरोधी यानी कि सामाजिक न्याय का विरोधी बता रहा था। इसको लेकर राहुल गांधी ने कई ट्वीट किए, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात अपनी रखी। अखिलेश यादव ने तो आंदोलन करने तक की धमकी इसमें दे डाली थी कि अगर इसको वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि जो उनके घटक दल हैं, चाहे हम चिराग पासवान की बात करें या जेडीयू की बात करें, उन्होंने भी खुलकर इसकी मुखालफत की थी। इससे पहले आपको याद है वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें, वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया था वो भी ठंडे बस्ती में चला गया है। उसको लेकर जेपीसी बना दी गई है, क्योंकि तब जो 2 बैसाखियां, उनमें से एक बैसाखी ने ये शर्त रख दी थी कि जब तक जेपीसी गठित नहीं होगी वो इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण है ब्रॉडकास्टिंग बिल। आपको पता है ब्रॉडकास्टिंग बिल लाकर हमारे जैसे जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाने या जैसा सरकार कहे वैसा करने के लिए बिल लाया गया था। अब वो भी ठंडे बस्ती में चला गया है, मसौदा वापस ले लिया गया है। और खबर यह है कि अब आगे इस पर कोई नया मसौदा भी नहीं आने जा रहा है। और तीसरा सबसे अहम फैसला जो कि लेटरल एंट्री का है, उसको भी रद्द कर दिया गया है, उसको वापस ले लिया गया है। इसको विपक्ष अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर मान रहा है। और इस सीधे तौर पर मैं कहूं तो राहुल गांधी ने इसको लेकर शुरुआत से ही इसकी मुखालफत की थी, इसको लेकर उन्होंने झंडा बुलंद किया हुआ था। और अब जब सरकार ने इसको रद्द कर दिया है, सरकार बैकफुट पर आई है, सरकार घुटनों पर आई है, तो राहुल गांधी ने इसके बाद एक बार फिर से ट्वीट किया है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। राहुल गांधी का ये ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है, संविधान और आरक्षण की व्यवस्था हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट है। आपको पता है राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात लगातार वो करते रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन की ही हम बात करें तो ये माना जा रहा है और तमाम सर्वेज ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर इसलिए सिमट गई क्योंकि जो विपक्ष की तरफ से ये बताया गया कि अगर 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है और 400 पार अगर आ जाते हैं, ये एक बार फुल मेजोरिटी से नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तो वो संविधान और आरक्षण को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही गई थी। आने वाले वक्त में आपको पता है अभी तो 2 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है। अब से 3 से 4 राज्यों में और चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में।
तो सरकार डर गई है। नरेंद्र मोदी सरकार डर गई है क्योंकि उसको पता है कि एक के बाद एक ऐसे मुद्दे हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं, जिस पर सरकार पहले से ही बैकफुट पर है, और अब उसके इस तरह के फैसले लेटरल एंट्री के जरिए उसकी मनमानी, यानी कि आप जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे आप उनको सचिव पद पर आप नियुक्त कर देंगे, यानी कि जो नीति निर्धारक हैं उनमें आप आरक्षण उसमें नहीं होगा। सरकार जैसे चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी उनकी नियुक्ति करेगी। सवाल ये भी उठाया गया कि क्या संघ की इसमें बैकडोर से एंट्री कराने की भी कोशिश है, और इसीलिए इसको सामाजिक न्याय के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ इसको बताया जा रहा था, और आखिरकार सरकार बैकफुट पर आई है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी सुप्रिया श्रीनिक ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा उनको। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खरगे जी ने उठाई थी। पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि यह संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह साजिश, यह फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था। तो अब क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे। फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक खुद राहुल गांधी और खुद इंडिया ब्लॉक उठ खड़ा हो आपके आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ, तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था। सुप्रिया श्रीनिक को आप सुन रहे थे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जैसा मैंने शुरुआती अपने वक्तव्य में मैं अपने उसमें कहा था प्रोग्राम में, और आप ये भी देखिए कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जो भी फैसले नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह से जनता के खिलाफ लेगी, उन सबको उन्हें वापस लेने पर मजबूर विपक्ष करेगा। और हम ये देख भी रहे हैं 4 जून से, जब से सरकार दोबारा से बनी, चाहे हम विशेष सत्र की बात करें, बजट सत्र की बात करें, और 12 दिनों में ये तीसरा अहम फैसला हम कह सकते हैं जिस पर घुटनों पर सरकार आई है। छोटी सी एक बाइट आरजेडी के नेता और सांसद मनोज झा की भी है, सुनिए आप उनको भी। उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं इसको लेकर। देखिए, आज गवर्नमेंट को जो लेटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी वजह है, दलित बहुजन आबादी की वजह है, संविधान के पैरोकारों की वजह है। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का, इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती, तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला है, लेटरल एंट्री जैसा मामला 368 है, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है। उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे, इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, इससे बाज आइए, और इस किताब में जो कुछ है दलित बहुजन आबादी के लिए, SC ST OBC के लिए, अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे।
तो जन सैलाब उमड़ेगा और हाथ में संविधान के प्रति लिए मनोज झा ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो आपने सुनी है, और इसी डर से नरेंद्र मोदी को फैसला अपना वापस लेना पड़ा है, रद्द करना पड़ा है। इसके सीधे तौर पर इसी तरह से देखा जा सकता है। आप सोचिए कि जो सरकार ये कहती हो कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं, फैसले वापस नहीं लिए जाते हैं, उन्हें चंद महीनों में, चंद दिनों में उन्हें एक के बाद एक तीन अपने महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी मैं कहूंगी जो वो फैसले उन्होंने लिए थे उनको या तो ठंडे बस्ते में डालना पड़ा या उनको वापस लेना पड़ा। इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह से देखा जाए? आने वाले जो चुनाव है उनसे जोड़कर क्या इसको देखा जाना चाहिए? क्या सरकार अभी के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल रही है, फिर क्या किसी और तरीके से इसको लाने की कोशिश वो करेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर दोनों मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं मेरे साथ संदीप मनुधने जी हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। आप लगातार उनको मेरे कार्यक्रम और तमाम कार्यक्रमों में आप उन्हें देखते रहे। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है और इस तरह के तमाम इश्यूज पर मुखर होकर बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं और इसके लिए बहुत कुछ भुगतते भी रहे हैं, मैं ये भी कहूंगी। प्रोफेसर रविकांत जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे ये कि एक के बाद एक तीन फैसले या तो ठंडे बस्ते में डालने पड़ रहे हैं या वापस लिए, लेटरल एंट्री रद्द करना और एक ऐसा मुद्दा जिसपे हम देखें, चाहे लोकसभा चुनाव की हम बात करें, संविधान, आरक्षण को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और बात भारतीय जनता पार्टी इसकी विरोधी है। ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि 240 पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद 240 पर नरेंद्र मोदी सिमट गए थे और एक अकेला सब पे भारी, और ये तमाम जो उनके साथ उपाधियां जुड़ी हुई थी वो सब भी उसके साथ धराशाही हो गई। आज इस लेटरल एंट्री को जो रद्द किया गया है, आप इसमें किसकी जीत देख रहे हैं और उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसको आने वाले चुनाव के मद्देनजर या उससे जोड़कर भी देखा जाना चाहिए? शुक्रिया बुशरा जी, नमस्कार संदीप जी, और आप टीवी लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये खुशी का दिन है। मुझे लगता है कि अब राजनीति सामाजिक न्याय की तरफ निकल चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी उसी मोड में है। कई बार मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि वो 303 और 400 की सरकार चला रहे हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले वो लेकर के आते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में आज उनकी ये स्थिति नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर भी, सड़कों पर भी जो उम्मीदें लोगों की है, जिस तरह की सड़कों पर आपको सैलाब दिखाई पड़ रहा है, कल दिखेगा, इसके पहले भी जिस तरह की नाराजगी इस सरकार के खिलाफ दिख रही है, वो इस बात को दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी की ये राह आसान नहीं और इसीलिए उनको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ये तीसरा फैसला है जो उनको रोल बैक करना पड़ा। पहले जो ब्रॉडकास्ट बिल था वो वापस उन्होंने लिया, इसके पहले वक्फ बोर्ड संपत्ति वाला मामला था उसको उन्होंने वापस लिया, और इस समय राहुल गांधी जिस तरह से समूचे विपक्ष की एक केंद्रीय आवाज बनकर के उभरे हैं और देश के लोगों के सामाजिक न्याय के एक तरह से वो नायक बनकर के उभरे हैं, उसके आगे नरेंद्र मोदी को अपने ये तमाम फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। और लेटरल एंट्री हालांकि 2018 से मोदी जी चला रहे थे, तब आलम ये था कि विपक्ष कमजोर था। हालांकि लोकतंत्र में विपक्ष कितना भी छोटा हो, अगर सरकार लोकतंत्र को मानती है तो उस छोटे से विपक्ष को भी उतना ही सम्मान देती है। ये नेहरू से लेकर के और उसके बाद की कई सरकारें इस बात का उदाहरण है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए अब विपक्ष का मतलब कुछ नहीं, वो तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे, फिर अगले में विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देश के लोग जब तैयार हो जाते हैं तो फिर उनका कोई जवाब नहीं होता। 240 जो सीटें मिली हैं, ये देश का हर जागरूक व्यक्ति जानता है कि ये 240 सीटें असल में जीती हैं या इसमें चुनावी पूरी मशीनरी, कारपोरेट मीडिया, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ये सारी ताकतें मिलकर के 240 तक नरेंद्र मोदी को पहुंचाती हैं और उसके बाद बैसाखियों के सहारे वो सरकार चला रहे हैं। अब आलम यह है कि जो भी फैसला आता है
एक तरफ तो ये मजबूत विपक्ष है 233 या 234 सीटों का, तो वो आवाज बनती है और लोग, सबसे बड़ी बात है कि इस समय विपक्ष की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन को वैसे भी शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन असल में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोगों को उम्मीद है राहुल गांधी से है। और राहुल गांधी जब ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी जब लोगों के बीच में, आज भी वो रायबरेली में है, एक दलित बच्चे की जो हत्या की गई है उसके न्याय के लिए वो आज रायबरेली पहुंचे हुए। तो राहुल गांधी के साथ लोगों का जो जनमानस है वो जुड़ रहा है, और जब जनमानस की ताकत होती है तो बड़ी बड़ी सरकारों को भी झुकना पड़ता है। और इधर एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान ने जिस तरह से विरोध किया था, जीतन राम मांझी की तरफ से भी थोड़ा संकेत आया था, जेडीयू की तरफ से भी कहा गया था कि ये आप इंडिया अलायंस को मौका दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के लिए हालात ये थे कि वो सत्ता को बचाएं या फिर फैसले को, तो उन्होंने फैसले को तिलांजलि दे दी। हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बगैर सत्ता के नहीं रह सकते, और उसके लिए अगर उनको ये दो चार इस तरह के फैसले रोल बैक करने पड़ेंगे तो वो करेंगे, लेकिन फितरत वही है कि सामाजिक न्याय की हत्या की जाए, फितरत वही है कि इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के दलितों, वंचितों को पीछे धकेला जाए, और फितरत वही है कि संविधान को कैसे तार तार किया जाए। लेकिन जब विपक्ष मजबूत होता है और लोग आपके सामने खड़े होते हैं, तो फिर कैसे भी 56 इंच की छाती हो या कितना भी बड़ा भी तानाशाह हो, उसे झुकना ही पड़ता है। जो जुमला आपने भी कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी बिल्कुल, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता, एक ऐसे चेहरे के तौर पर लगातार उभर रहे हैं। आज भी आप ये देखिए, जिस तरह से अभी प्रोफेसर विकांत ने कहा कि वो रायबरेली में है और एक दलित परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसके परिवारजनों से वो मिल रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और अभी अगर हम देखें लेटरल एंट्री को लेकर, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि ओबीसी विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, और लगातार इसको लेकर वो लिख भी रहे थे, अपनी बातों को भी रख रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को कहा, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन, यानी कि तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट होकर इसकी आवाज को उठा रहा था। उनकी आवाज में आवाज मिलाई एनडीए ने भी, यानी कि चाहे हम एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, या फिर जेडीयू की बात करें, तो वो भी साथ में आकर खड़ा हो गया। और यही है नरेंद्र मोदी की मजबूरी। संदीप जी, कितना मुश्किल रहा होगा नरेंद्र मोदी जैसे नेता के लिए, चेहरे के लिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए, जहां ये कहा जाता हो हम इस्तीफे नहीं लेते हैं, जो कह दिया वो कह दिया, हम वापस नहीं लेते हैं, विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाकर, पार्लियामेंट से बाहर फेंक कर आप महत्वपूर्ण बिल आप जो है वो ऐसे ही पास करा लेते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती है उस पर। और अब आप ये देखिए, बातचीत करनी पड़ी है, डिस्कशन करना पड़ा है, जेपीसी बनानी पड़ रही है, रोल बैक करना पड़ रहा है, रद्द करना पड़ रहा है, मसौदा वापस लेना पड़ रहा है। क्या गुजर रही होगी नरेंद्र मोदी पर, और कैसे देखते हैं आप इसको? दो पंक्तियों में उनकी वर्तमान स्थिति को थोड़ा हम समराइज करने से शुरुआत कर सकते हैं बुशरा जी। देखे हैं हमने दौर कई, अब तो खबर नहीं, पांव तले जमीन है या आसमान। अभी हालात ये हो गए हैं उनके कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने दौर देखकर मैं यहां तक पहुंचा और मुझे तो अपने सारे बड़े निर्णय पलटने पड़ रहे हैं। अब अगर बड़े निर्णय पलटने पड़ रहे हैं तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 की तरफ खुद को ले चलें, जहां आदरणीय मोदी जी ने संसद में सीना ठोककर कहा था एक अकेला सब पर भारी। और अभी तो जी आपने ट्रेलर देखा है पिक्चर का, पिक्चर तो अभी बाकी है। जून के बाद 100 डेज के हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, किसी को पता ही नहीं वो 100 डेज प्रोजेक्ट कहां चले गए, और असली बड़े निर्णय तो जून के बाद होंगे। बिल्कुल साफ है, सरकार पूरी तरह बैकफुट पर जा चुकी है। अब आपकी अनुमति से मैं अपना पूरा व्यू लेटरल एंट्री वाले इस विवाद पर ले जाना चाहूंगा। देखिए बुशरा जी, इसमें लेटरल एंट्री का पूरा विवाद यहां से उपजा है कि क्या इसमें रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस की नीतियां लागू होंगी या नहीं। लेटरल एंट्री एज अ सिस्टम, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है,
ये तो 1950 से भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में गाहे बगाहे इसके ऊपर बातें होती रही हैं। कभी किसी एक को यहां बैठा दिया, कभी किसी को वहां बैठा दिया, ऐसा हमेशा से हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दरअसल हुआ यह है कि 2018 के बाद व्यापक स्तर पर लैटरल एंट्री में लोगों को लिया जाना शुरू किया गया, और ये सब बिना किसी एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन के हुआ। तो इसका तकनीकी पहलू क्या है, ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, तभी उनको इस मामले को गहराई से समझने में आसानी होगी, और क्यों मोदी जी ने ये हड़बड़ी में वापस लिया। देखिए, आपका पूरा जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस सेक्रेटेरिएट में होती है, जो सरकार जिस सचिवालय से चलती है, सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे होता है सेक्रेटरी यानी कि सचिव, उसके नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी यानी अतिरिक्त सचिव। यहां तक लेटरल एंट्री नहीं होती है बुशरा जी। लेटरल एंट्री इसके नीचे से शुरू होती है, जिसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव, डायरेक्टर यानी कि निदेशक, डेप्यूटी सेक्रेटरी यानी उप सचिव, और उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी यानी अवर सचिव। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर, अंडर डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए 45 पदों की अभी रिक्ति निकाली थी, जिसको इनके सभी मंत्रियों ने, अश्विनी वैष्णव हो या इनके सलाहकार संजीव सान्याल हो, खूब बड़ा चढ़ा के एक अचीवमेंट के रूप में किया था कि अब हम मेरिट को अंदर ले रहे हैं। मैं मेरिट वाले आर्ग्यूमेंट पर भी आज के कार्यक्रम में आऊंगा कि ये मेरिट का आर्ग्यूमेंट कितनी बड़ी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है डिजर्विंग कैंडिडेट्स को रोकने के लिए। ये बहुत ही विरोधाभासी इस देश में जो गेम चल रहा है, हम उसके ऊपर भी आएंगे कि मेरिट का आर्ग्यूमेंट इज अ कंप्लीटली मेड अप, फेक एंड हॉलो आर्ग्यूमेंट। हम आते हैं उसके ऊपर भी, आज समय है, मैं बताऊंगा। तो इन पदों पर इन्होंने 45 लोगों को हायर करने की बात की। आज का जितेंद्र सिंह का पूरा पत्र पढ़ने लायक है। उसमें दो चीजें गौर कीजिए। पहली, मोदी जी को सोशल जस्टिस पसंद है। मोदी जी को बहुत दुख हो रहा है कि रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस और एससी, एसटी, ओबीसी तबकों के हितों पर चोट हो गई। मोदी जी तो दिल से कराह रहे हैं, रो रहे हैं। यही नहीं लिखा जितेंद्र सिंह ने, बाकी सब लिख दिया, 2-3 गानों की लाइनें भी वो डाल सकते थे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत काम की और पते की बात लिखी है, जो आपको आने वाले समय का आगाज देती है। सिंगल कैडर पोस्ट विथ नो सोशल जस्टिस प्रोविजंस। तो ये क्या होता है? यही तो सारा खेल है। देखिए, लेटरल एंट्री जब 2018 से बड़े स्केल पे शुरू हुई, एक कुतर्क ये भी दिया जा रहा है कि मनमोहन सिंह जी को भी तो लाए थे, मोन्टेक सिंह को भी तो लाए थे। अरे वो एकदम उच्च पदों पर सेक्रेटरी लेवल पर लाए गए थे भाई। ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी पदों पर नहीं आए थे ये लोग। तो मैं भी उस चैप्टर को साइड में रखता हूं, आपके कई दर्शक सोच रहे होंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब ये सिंगल कैडर पोस्ट क्या होता है बुशरा जी? जितेंद्र सिंह के आज के लेटर में लिखा है कि मोदी जी को इस बात से दुख है कि ये सिंगल कैडर पोस्ट में किसी भी तरह के सोशल जस्टिस का प्रोविजन नहीं है। तो सिंगल कैडर पोस्ट मतलब लेटरल एंट्री में जो एक स्पेशलिस्ट लोगों को, विशेषज्ञों को हायर किया जाता है, इनमें एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता। इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं। और ये जितेंद्र सिंह ने लेटर में लिखा है। तो मैं यहां से ये प्रेडिक्शन शायद दे सकता हूं कि लेटरल एंट्री बंद नहीं होगी, मोदी जी इसको फिर से लाएंगे और वो सिंगल कैडर पोस्ट पे एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन लागू करके लाएंगे। अब उसके क्या क्या परिणाम होंगे, उस पर हम 3-4 महीने में जब ये करेंगे शायद, तब फिर से चर्चा करेंगे। तो ये तकनीकी बात जानना आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी थी। रविकांत जी इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं, वो और बेहतर ढंग से और समझाएंगे। तो बुशरा जी, अब मोदी जी के लिए समस्या ये हो गई है कि कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय जो उनकी नैया को जरा सा भी डगमगा दे, अब वो लेने की स्थिति में ही नहीं है। जो हमने 3-4 बड़े निर्णयों पर अभी उन्होंने पलटी मारी, उससे हम इस निष्कर्ष पे अभी तक तो पहुंच ही गए हैं। लेकिन अभी विशेषकर उन्होंने रातों रात पलटी सोशल जस्टिस के इस मामले पर इसलिए मार दी क्योंकि एससी, एसटी सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर की डिबेट, उसकी आग भड़क रही है। और मोदी जी एससी, एसटी को अपना बहुत बड़ा वोट बैंक कभी भी मान के नहीं चले। हालांकि ट्राइबल्स में आरएसएस ने अच्छी घुसपैठ की है हाल के वर्षों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश वगैरह राज्यों में, लेकिन एससी को नहीं। वो अमूमन कांग्रेस के साथ चला जाता है जहां भी वैसी परिस्थितियां बनती हैं।
मोदी जी डर गए हैं ओबीसी के रिएक्शन से। लेटरल एंट्री के मामले में ओबीसी वर्गों ने जैसा रिएक्ट किया है, एनडीए की वर्तमान सरकार के हाथ पांव वहां जाके ठंडे पड़े हैं। और ये जो रातों रात वापस लिया है, उनका ये डर है कि अगर ओबीसी हमसे छिटक गया तो यूपी में न केवल ये 10 उपचुनाव सारे हाथ से निकल जाएंगे, बल्कि आने वाले चारों राज्यों के चुनाव, जिसमें हालात वैसे ही ठीक नहीं है इनके लिए, वो पूरे हाथ से गए। इसलिए ये रातों रात जो पलटी मारी गई है वो गई है। अब आगे जैसे मैंने कहा, सिंगल कैडर पोस्ट के ऊपर हम और चर्चा करेंगे और मेरिट वाले तर्क पे भी आएंगे, बट राजनीति और सामाजिक न्याय का ये जो पूरा गठजोड़ है, मोदी जी के 90% सपोर्टर्स रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहते हैं। इस बात में किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मोदी जी को वोट भी इसीलिए दिया था 2014 में। और इसमें से मैक्सिमम सवर्ण समूहों से आते हैं जो रिजर्वेशन को बेकार ही समझते हैं। उनका तर्क है कि रिजर्वेशन मेरिट को मार देता है और केवल गलत लोगों को आगे बढ़ाने की प्रथा है। और यह तर्क अपने आप में ही पूरा गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने एक फैसले में लिखा है। तो उस डिबेट पर हम आगे आएंगे। तो अभी फिलहाल मोदी जी के लिए यह समस्या है, उनका वोट बैंक हो गया है नाराज, जो चाहता है रिजर्वेशन समाप्त हो, लेकिन ओबीसी को नहीं कर सकते हैं नाराज, तो लेटरल एंट्री को बंद करो। अब देखते हैं ये गली कैसे निकालेंगे। बुशरा जी। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें कही आपने और बहुत खुलकर इस पूरे मामले को आपने टेक्निकल जो इसकी बारीकियां थी उनको पूरी तरीके से आपने समझाया है। मुझे उम्मीद है जो हमारे दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे, उनकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि आखिर क्या करना चाह रही थी नरेंद्र मोदी की सरकार। सवाल ये है मेरा प्रोफेसर रविकांत जी कि अभी की अगर हम बात करते हैं आने वाले इलेक्शन, अभी हम देखें लोगों को लग रहा था कि शायद चारों राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन फिर इतना डर गए नरेंद्र मोदी के उन्होंने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का ऐलान किया। हालांकि हरियाणा महाराष्ट्र एक साथ होते थे हमेशा से हमने देखा, लेकिन वो भी नहीं करा रहे। और अब देखने के लिए मिल गया कि झारखंड में क्या कोशिश की जा रही है, वो ऑपरेशन लोटस भी एक पूरी तरीके से नाकामयाब हो गया। अभी मैं उनको सुन ही रही थी, मांझी को मैंने सुना। इसके अलावा सॉरी मैंने जो सोरेन है उनको मैंने सुना, चंपई सोरेन को। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी हालत बहुत खराब है। लेकिन क्या आपको लग रहा है लोकसभा में जिस तरह के मुद्दे उठे, लोकतंत्र, संविधान को बचाने, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के, क्या आने वाले इलेक्शन में भी आपको यही मुद्दे मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष के हाथ में एक ऐसी चाबी लग गई है कि उसको लग रहा है कि बस इसी के जरिए वो विजय रथ पर सवार हो सकती है? क्या विधानसभा के चुनाव भी इस तरह से ही लड़ा जाएगा? क्या आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मुद्दे बहुत लोकलाइज्ड होंगे? और क्या इसके साथ जुड़ी हुई बात है, क्या इसके डर से भी नरेंद्र मोदी ये तमाम फैसले जो हैं आने वाले इलेक्शन की वजह से भी ये वापस ले रहे हैं, ये ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं? तात्कालिक कारण तो यही है कि हरियाणा में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में तो खैर उनका स्टेक ज्यादा है ही नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में भी जब चुनाव होंगे तब इसका असर होगा। तो तात्कालिक कारण तो ये विधानसभा के चुनाव है, लेकिन मोदी जी कभी छोटा नहीं सोचते, मोदी जी लंबा सोचते हैं। तो वो आगे की भी राजनीति को देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, जो संदीप जी ने कहा कि ओबीसी की वो नाराजगी नहीं झेल सकते। इस देश के लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है एक दशक के बाद कि पॉलिटिक्स हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की धुरी से निकल करके सोशल जस्टिस पर आ गई। ये इस देश के लोगों की सबसे बड़ी जीत, संविधान की सबसे बड़ी जीत है कि वो असली मुद्दे पर, जो लोगों के उत्थान, लोगों के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसी को नीचा दिखाने, किसी के प्रति हिंसा करने, ये वाला मुद्दा अब लोगों ने छोड़ दिया है। और जब लोग छोड़ देते हैं तो पार्टियां फिर कितना भी पीटता रहे वो फिर नहीं होता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार से यह साबित कर दिया है कि हिंदुत्व अब कोई मुद्दा नहीं बचा नरेंद्र मोदी के। इसलिए वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स पर रहना चाहते हैं। और मोदी जी तो वो है, जब 2014 में आए थे तब ओबीसी का चेहरा लेकर के आए थे। वो बात अलग है कि उनकी जाति ओबीसी में जब शामिल होती है तो आखिरी सिग्नेचर उनका होता है, प्रोसेस पहले से शुरू हो गया था।
लेकिन ओबीसी वो बनते हैं अपनी ही सरकार में, और उस ओबीसी के मुखौटे के साथ जब वो आते हैं तो उन्हें 2 बार बड़े बहुमत हासिल होते हैं। हालांकि एजेंडा उस समय हिंदुत्व था, लेकिन असली खेल उस समय भी सोशल इंजीनियरिंग का था, नॉट सोशल जस्टिस। अब क्या है ना कि पूरी पॉलिटिक्स को राहुल गांधी ने और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों ने उसे सोशल जस्टिस पर केंद्रित कर दिया। इसलिए जो भी फैसला आ रहा है, और ये वो नरेंद्र मोदी है जब 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतते हैं तो डंके की चोट पर ये ऐलान करते हैं कि किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई है कि जो सेकुलरिज्म की बात करे, और 2024 में जब 240 पर रह जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम सेकुलर सिविल कोड लेकर के आना चाहते हैं। पहले का सिविल कोड जो था वो सांप्रदायिक था। तो एक कहानी है छोटी सी, शेर ने बकरी से पूछा मांस खाओगी? बकरी ने जवाब दिया अपना ही बच जाए तो बहुत है। जो सेकुलरिज्म की हत्या करना चाहते थे, डंके की चोट पर कह रहे थे कि कोई सेकुलरिज्म नहीं है, जिन्हें समाजवाद शब्द से चिढ़ थी, जो सामाजिक न्याय के कभी भी लंबरदार नहीं रहे, बस केवल वोट उन्होंने हासिल किया, अगर वो ये कह रहे हैं कि सिंगल सीट पर रिजर्वेशन क्यों नहीं है, तब आप उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं। और जो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, जो सत्ता अब उनको हिलती हुई नजर आ रही है, ये उसका संकेत है। मोदी जी किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब देखिए हर सप्ताह नायडू साहब आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं? इधर नीतीश कुमार की चुप्पी है, और वो चुप्पी क्या गुल खिलाएगी ये सबको पता है। तो मोदी जी चारों तरफ से इस समय घिरे हुए हैं। मोदी जी का सहारा है कि कुछ ओबीसी वोट, कुछ थोड़ा बहुत दलित और आदिवासी वोट भी बचा रहे। हालांकि वो जानते हैं कि जो अपर कास्ट वोटर है वो हिंदुत्व के सहारे और बीजेपी के साथ अभी है, उसको चाहे मिले वो चाहे कुछ ना मिले, वो 30 लाख नौकरियां कहीं डूब जाए जाकर के, लेकिन जो अपर कास्ट है, वो जो आरएसएस वाला, जो बीजेपी वाला अपर कास्ट है, वो बीजेपी से बाहर नहीं निकल सकता। इस ताकत को मोदी जी जानते हैं, तो इसलिए उनको ये ओबीसी वाला वोट चाहिए, ये उनको दलित और थोड़ा आदिवासी वोट चाहिए। इसके लिए वो दिखाना चाहते कि नहीं साहब, सोशल जस्टिस तो असली आइकॉन तो वही है, लेकिन ये तमगा राहुल गांधी उनके हाथ से छीन चुके। जो भी मोदी जी ने किया था, जो बोला था, वो सारा कुछ अब गायब हो चुका है। और राहुल गांधी जिस तरह से उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये एक एक जो फैसले हैं वो दरअसल संविधान को बदलने, संविधान को खत्म करने के ही तरीके। और आरएसएस का अगला जो साल है वो 100वां साल होने जा रहा है। सबको मालूम है कि आरएसएस अपने जीवन के शुरुआती दौर से लेकर के और अब तक कहे अनकहे रूप से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान को खत्म करना चाहती है जिसमें सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता ये उसके बुनियादी मूल्य, तो उसको खत्म करना है। और वो आज नहीं, 30 नवंबर 1949 से लेकर के और लगातार अभी तक इस चुनाव में तो पूरा आसमान सिर पर उठा रखा था कि साहब 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। बुशरा जी जरा एक बार सोचिए कि अगर 400 सीटें आ गई होती तो क्या होता। जब 240 पर सुई अटकी हुई है, तब फैसले आप ले रहे हैं लेटरल एंट्री में नो रिजर्वेशन, तब आप फैसला ले रहे हैं वक्फ बोर्ड संपत्ति वाला, तब आप ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यहां पर विपक्ष की मजबूती और संजीदगी और साथ ही साथ लोगों की जागरूकता, इसने मोदी जी की चूल्हे हिलाकर रख दी है। और यही वजह है कि वो फैसले वापस ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। ऐसा नहीं है कोई ये अंतिम फैसला है, और मोदी जी इस तरह के फैसले करते रहेंगे, बाद में दिखाते भी रहेंगे कि नहीं साहब देखिए फैसला कहीं और से हुआ था, वापस मैंने लिया है, मेरी तपस्या में जो कमी रह गई थी, 750 किसानों की शहादत हो जाती है, तब मोदी जी को लगता है कि उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। लगातार उन्होंने किसी का ख्याल रखा आज तक? मणिपुर में क्या हुआ, आज तक वो गए नहीं गए, उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और उसके लिए ऐसे एक नहीं
हजारों फैसले कुर्बान कर सकते हैं मोदी जी, बशर्ते उनकी कुर्सी न जाए। लेकिन अब जहां चार पाए लोगों ने पकड़ रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? तो फिर आरएसएस भी आपके पीछे बैठा हुआ है, वहां से आप देखते हैं तब क्या होगा। तो ये आने वाले वक्त की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। जी, बिल्कुल। दिलचस्प अभी भी होती हुई नज़र आ रही है और आने वाले वक़्त में और दिलचस्प होने जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करने के लिए जा रहे हैं और इसी डर से बार-बार ये कहा जा रहा है कि तमाम राज्यों के एक साथ चुनाव नहीं कराए गए, क्योंकि उन्हें डर था कि एक साथ तमाम नतीजे आए और उनमें से 4 में से अगर 3 भी मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि 4 में से 4 वो हार सकती थी। मान लीजिए 3 भी अगर वो हार जाती है, तो जो उसकी बैसाखियां हैं, जो लगातार दिल्ली में या तो डेरा डाले हुए हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, या प्रेशर डाल के ठंडे बस्ते में फैसलों को डलवा रहे हैं, या फिर फैसले वापस लेने पर मजबूर हो रहे हैं, वो और मोदी की घटती ताकत के सामने और कितने मजबूत और ताकतवर होंगे, ये सब भी डर नरेंद्र मोदी को बहुत सता रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दिखाने की कोशिश है कि शेर जिंदा है, शेर दहाड़ रहा है और इसीलिए बार बार इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और फिर फैसलों को लाकर सामने वाटर टेस्ट किया जाता है। और वाटर टेस्ट जब वो करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, हालात जो है हमारे बरखिलाफ है, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और वापस ले लिया जाता है। ये नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसके बिल्कुल अलग है। वो जो हमने 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी देखे उससे बिल्कुल अलग है अभी नरेंद्र मोदी। हालांकि अभी भी आप देश में देखें कुछ भी घट रहा है, लेकिन वो अपने उसी स्टाइल में मसरूफ हैं। वही इवेंट चाहिए उन्हें, वही गुड टाइम्स उन्हें चाहिए, बैड टाइम्स उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या लोगों के जो खराब दिन है उनके साथ वो खड़े रहे वो भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छे दिन का वादा करके क्या दिया है वो सबके सामने है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है संदीप मनोधरे जी की, आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी सरकार के लिए और कितना चैलेंजिंग आप देख रहे हैं? खास तौर पर अगर मैं अभी बात करूं, चाहे हम टीडीपी की बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं, नीतीश कुमार की एक लंबी खामोशी है, लेकिन जब भी इस तरह के कोई फैसले होते हैं तो उनकी तरफ से कोई उनका एक नेता, वो खुद तो नहीं आते लेकिन उनकी तरफ से बयान दे दिया जाता है। केसी त्यागी खासतौर पर हम देखते हैं। टीडीपी की अगर हम बात करते हैं, वक्फ बोर्ड को हमने देखा कि उस बिल को लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और जेपीसी की मांग की और वो करना पड़ा। विपक्ष लगातार जिस तरह से एकजुट है, जो नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले वो तार-तार हो जाएगा, बिखर जाएगा, वैसा नहीं हुआ। सीटों का बंटवारा अच्छे से हो गया। अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी वो साथ हैं, अभी भी साथ हैं, हर जगह साथ हैं। संसद के अंदर एकजुटता नजर आती है, संसद के बाहर एकजुटता नजर आती है। ये सब भी बड़ी तकलीफ दे रहे होंगे नरेंद्र मोदी को। तो आने वाला वक्त और कितना चैलेंजिंग आप देखते हैं नरेंद्र मोदी के लिए? विपक्ष के ही एकजुट रहकर एक सिंगल फेस प्रोजेक्ट करने का नहीं है बुशरा जी, सवाल एनडीए के घटक दलों का भी आंखें तरेरने का है। तो मोदी जी अभी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा रहा होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो जिन एनडीए के सदस्यों को वो समझ रहे थे कि ये तो सजदे में है, वो तो बेचारे बोझ से झुके हुए थे और अब उनकी कमर सीधी होने लग गई है। प्रॉब्लम ये हो रहा है मोदी जी के लिए कि जिस आरएसएस की फिलॉसफी को उन्होंने 10 सालों तक पूरी शिद्दत से लागू किया, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी जी हो या आरएसएस हो, ये लोग बेहद ईमानदार लोग हैं। पिछले 100 सालों से इन्होंने कभी भी अपने मकसद को छुपाया नहीं है। They have been very blunt, very honest, very clear about what they want. They want a Hindutva state and they are willing to steamroll everything and everyone who comes in the way. ये बात सबको पता है। अब लेटरल एंट्री का जो मुद्दा, जहां से आज का कार्यक्रम शुरू हुआ और जो आगे इवॉल्विंग पॉलिटिक्स की तरफ अब हमारा डिबेट जा रहा है, इसका पूरा परिदृश्य, परिपेक्ष और कंटेक्स्ट हम थोड़ा सा सेट कर लें। आरएसएस के 100 साल 2025 में पूरे होने जा रहे हैं और एक बहुत धमाकेदार फंक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, हालांकि अब नहीं सोच रहे हैं वो, कि भाई देश को ये संदेश चला जाए कि अब ये देश बनाम आरएसएस हो चुका है। मुझे आज भी याद है बुशरा जी, एक बेहद खतरनाक वाक्य जो मैंने 2018 में अखबारों में पढ़ा था।
इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू छपा था, इकोनॉमिक टाइम्स में, प्योर पॉलिटिक्स पेज पे 2018 में। आरएसएस के बड़े अधिकारी ने क्या लिखा था पता है? वो कहते हैं आरएसएस का गोल है कि 2047 तक द इंडियन सोसाइटी शुड बी को टर्मिनस विद द आरएसएस। मैं तो दहल गया वो पढ़ के। मतलब भारतीय समाज बनाम आरएसएस हो जाएगा, बस, और कुछ होगा ही नहीं भारत में। ये इकोनॉमिक टाइम्स में 2018 में इंटरव्यू में छपा हुआ है। जब हम मोदी जी की पूरी राजनीति को देखते हैं, अगर हम इस कंटेक्स्ट को मिस करते हुए देख रहे हैं तो फिर हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं। लेटरल एंट्री का आना, रिजर्वेशन की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पॉलिसी में तमाम तरीके के फ्रॉड रोज होना, 69,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट का उत्तर प्रदेश में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देख लिया। क्या उसके लिए डकैती के अलावा कोई और शब्द हो सकता है? 18,000 लोगों के साथ डकैती कर दी गई। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और ये तो एक बड़ा मामला है जो कोर्ट तक पहुंचा। यकीन मानिए, डे टू डे बेसिस पे नॉट फाउंड सूटेबल बताकर या रोस्टर सिस्टम की आड़ लेकर या प्रमोशन में कॉम्पिटेंसी की आड़ लेकर हजारों हजारों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि कानून कहता है कि न्याय होना चाहिए। वहां न्याय कौन देगा? कंटेक्स्ट ये है कि आरएसएस और बीजेपी ये चाहते हैं कि ये प्रथा खत्म हो, क्योंकि उनके मैक्सिमम वोटर्स ये चाहते हैं कि ये प्रथा खत्म हो। लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनावों में संविधान खतरे में है और रिजर्वेशन खत्म हो सकता है, ये मुद्दा पकड़ गया जोर, इसलिए ये बैकफुट पर आ गए हैं। नहीं तो यकीन मानिए 240 सीटों के साथ भी ये लेटरल एंट्री का डिसीजन रिवर्स नहीं किया गया होता। वो तो ये मुद्दा जनमानस में बैठाने में विपक्ष सफल हो गया। और मैं मानता हूं कि सिर्फ विपक्ष की मेहनत नहीं है, जमीनी स्तर पर एससी, एसटी, ओबीसी के जितने भी चिंतक विचारक हैं, उन्होंने 10 सालों में काफी मेहनत की है इस मुद्दे को अपने कम्युनिटीज को समझाने में। ये सिर्फ विपक्षी दलों को हम क्रेडिट दे दें वो भी चीटिंग होगी। ये तो उन चिंतक विचारकों का काम है जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की है, और इसलिए वो समाज जागृत हुए, जिसका फायदा विपक्ष को एक साथ मिल गया। अब मोदी जी के लिए कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जनता अवेयर हो गई है। तो वो ब्रॉडकास्ट बिल लाने की कोशिश करते लगे कि इन सबको बंद ही कर दो परमानेंटली, लेकिन वो बिल भी इस विजय। तो ओवरऑल वो अब एक ऐसे संक्रमणकालीन राजनीति में मोदी जी प्रवेश कर गए हैं जहां हर कदम पे खतरा पैदा हो गया। और अभी फिलहाल चारों के चारों विधानसभा चुनावों का जब तक पूरा समापन नहीं हो जाता नवंबर एंड तक, तब तक अब अगला कोई बड़ा डिसीजन आएगा नहीं। लेकिन मैं एक बात आपके दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दूं बिश्रा जी, लेटरल एंट्री की प्रोसेस मोदी जी बंद नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये चारों चुनाव समाप्त होते ही सिंगल कैडर पोस्ट बेस्ड सोशल जस्टिस का नियम लाकर ये एक साथ 50 या 60 पोस्ट का विज्ञापन दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें वो तकनीकी रूप से इसलिए फंस गए क्योंकि माइक्रो क्लासिफिकेशन टू एन एक्सटेंट दैट अ सिंगल पोस्ट आईडी इज क्रिएटेड एंड रिजर्वेशंस बिकम इप्सो फैक्टो नल एंड वॉइड, ये सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता है। तो वो उसकी आड़ ले लेंगे और बोलेंगे इस पे हम सोशल जस्टिस लगा रहे हैं सिंगल कैडर पोस्ट पे, क्योंकि ये इनका फाइनल गोल है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस सिस्टम में अपने खास लोगों को बैठाना। देखिए आज तक इसमें आप क्या कितना किसी दम ने देखते हैं एनालिसिस संदीप जी किया? कि विपक्ष ये कहे कि आरएसएस को बैकडोर से इसमें एंट्री के लिए ये सारा खेल किया गया है? इस बात में आप कितना वजन देखते हैं जब विपक्ष ये कहता है? तो बुशरा जी, ये आरोप बिल्कुल गलत है। यहाँ कोई बैकडोर नहीं है, ये फ्रंट डोर है। आप किस बैकडोर की बात कर रही हैं? किस दुनिया में जी रही हैं आप? ये फ्रंट डोर एंट्री है। सीधे सीधे आप जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें 45 लोगों को बिठाएंगे। एक और चीज ध्यान रखिए कि वो उसमें बोल रहे हैं कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब उसको एक्सटेंड भी तो किया जा सकता है, ये भी तो प्रोविजन डाल रखा है। और जैसा मोदी सरकार के काम करने की शैली है, वो कब प्रमोट होके ऊपर निकल जाएगा आदमी, कोई ट्रैक रखा है क्या किसी ने? इससे पहले 2018 से आज तक बुशरा जी, जिन 50, 55, 60 लोगों का अभी तक अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या किसी ने उसका इंडिविजुअल एनालिसिस किया है?
क्या किसी ने ये देखा है कि उन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि क्या थी? मेरे पास तो ऐसा कोई एनालिसिस नहीं आया। क्या वो लोग सब रिटायर होकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके चले गए? इसका कोई ऑफिशियल एनालिसिस है क्या? अगर है तो मैं वाकई देखना चाहूंगा। ये तो फ्रंट डोर एंट्री है। देखिए, इसको थोड़ा सा और व्यापक सेंस में दर्शकों को अगर मैं समझाऊं, इस देश जी की पॉलिटी पे आरएसएस को पूरा कब्जा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के सभी स्तरों पे कब्जा करना जरूरी है। आपने पॉलिटिक्स को टॉप लेवल पर कैप्चर कर लिया। सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर सिर्फ आप ही के अनुमोदित लोग बनने लगे हैं। सारे बड़े सेक्रेटरी लेवल पर कोई जा ही नहीं सकता जब तक आरएसएस से अप्रूवल ना मिले। ये जो इनसाइडर्स मुझे बताते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई मुझसे असहमत भी हो सकता मैं कहीं गलत भी हूं, लेकिन जो खबरें मेरे पास पूरे भारत भर के अपने कॉन्टैक्ट से आती हैं। लेकिन इस मशीन में जो नीचे के लेयर सरदार पटेल बना के गए थे, जिनको पंडित नेहरू ने बाद में बहुत सुदृढ़ किया, और फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी ने तमाम अनुशंसाएं करके उनको और सुदृढ़ किया समय के साथ, उन अलग अलग लेयर्स में अब अपने लोगों को ऑफिशियली फ्रंट डोर से बैठाना, ताकि 2047 तक वो 2018 वाला स्टेटमेंट चरितार्थ हो जाए दैट द इंडियन सोसाइटी शुड बिकम को टर्मिनस विद द आरएसएस। उसके लिए ये सब किया जा रहा है। अभी तक मैंने क्रोनी कैपिटलिज्म और टू वे स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म का मुद्दा छेड़ा नहीं है। इसमें वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप अगर उस पर प्रश्न पूछेंगी और अगर मेरिट के बारे में भी कुछ पूछेंगी तो मैं उन मुद्दों को भी फिर बाद में छेड़ूंगा। जी बुशरा जी। जी जी बिल्कुल, वक्त की कमी है तो फिर किसी और दिन इस मसले पर हम डिटेल में और बातचीत इस पर कर सकते हैं। जी और जाहिर सी बात है कि अभी सरकार ने जिस तरह से इसको रोल बैक किया है, इसको रद्द किया है, और उसमें जिस चिट्ठी का आपने जिक्र किया और उस चिट्ठी के जरिए किस तरह से ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है, उनके कहने पर ही किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वही मैं बात बार बार कहती हूँ कि आपदा में अवसर लेना नहीं भूलती है। इसमें भी नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने की कोशिश है। हेडलाइंस मैनेजमेंट इसी तरह से की जाएंगी। अब आप बड़ी बड़ी जो न्यूज पोर्टल्स हैं या फिर न्यूज पेपर्स हैं और जो चैनल्स हैं उन पर आप इसी तरह की हेडलाइंस, इसी तरह की हेडलाइंस के जरिए किए गए प्रोग्राम देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा तो उसे वापस ले लिया गया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास रह कर एक ही वही तुरुप का इक्का है और वो है नरेंद्र मोदी। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी शायद लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को उस तरह से चेहरा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वो विश्लेषण शायद गलत था। लग रहा है कि वही हैं और वही रहेंगे। अभी फिलहाल तो यही स्थिति लग रही है। लास्ट कमेंट संदीप जी आपका और फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी। जी देखिए, अभी मैं इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर में जो चल रहा है उससे जोड़कर चंद्रबाबू नायडू की डिमांड्स और नीतीश कुमार की डिमांड्स और एनडीए के दूसरे घटक दलों की डिमांड्स को एक पटल पे रख के प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी आपने नोटिस किया होगा, हमारी ऑनरेबल वित्त मंत्री ने अभी एक बहुत ही नाटकीय वक्तव्य जारी किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में $4 ट्रिलियन की फाइनेंसिंग की कमी से हम जूझ रहे हैं और इसके लिए अर्जेंटली कुछ करना पड़ेगा। तो जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि ये स्टेटमेंट आया क्यों होगा। फिर मैं थोड़ा पीछे गया तो मुझे दो चीजें याद आई। हमारे बैंकिंग सेक्टर में अभी डिपॉजिट्स का अकाल पड़ चुका है और किसी भी तरह बैंक्स डिपॉजिट रेस करने के लिए अब क्या करें उस पर पिछले 2-3 महीनों से लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। सरकार कहती है कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया इसलिए बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं है, लेकिन फिर डिपॉजिट नहीं होंगे तो फिर लोन क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन में आगे चल के दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज जो मुझे याद आई, हमारी भारतीय टॉप कंपनियों के सेल्स वॉल्यूम्स की ग्रोथ कम होती जा रही है, प्रॉफिट वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। अजीबो गरीब हालात हैं इकोनॉमी के। सरकार के पास अपने घटक दलों की बड़ी मांगों को पूरा करने की फिस्कल स्पेस गायब हो चुकी है। इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट, राजनीतिक प्रभाव आप आने वाले 6 से 12 महीनों में स्पष्ट तौर पर देखिएगा, क्योंकि ना तो नायडू जी को वो सब मिलने वाला है जिसलिए उन्होंने समर्थन दे रखा है, और ना नीतीश बाबू को कुछ बड़ा धमाकेदार मिलने वाला है जिस वजह से शायद उन्होंने समर्थन दिया होगा।
तो क्या ये समर्थन वापस लेंगे या इंतजार करेंगे, वो देखने लायक होगा। सरकार के पास आने वाले बजट में बहुत बड़ी वित्तीय चुनौतियां होंगी, क्योंकि हमारे अर्थतंत्र पर जो 2 लाइनें आज लागू होती हैं बुशरा जी, चांदनी सिर्फ है फरेब नजर, चांद के घर में भी अंधेरा है। अब इससे मोदी जी कैसे निपटेंगे, इससे मोदी जी क्या तरीके लाकर एफडीआई लाएंगे, वो सब बड़े इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। देखिए, आई एम एन इंडिया ऑप्टिमिस्ट, आई एम अ पॉजिटिव पेट्रियट। मैं चाहता हूं देश डबल गति से आगे बढ़े, लेकिन ऐसी तरक्की जो सिर्फ 5% अमीरों की हो और उसमें 95% बाकी के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो, इसी में सोशल जस्टिस, लेटरल एंट्री के मुद्दे भी शामिल हैं, वैसी तरक्की से किसी का भी भला नहीं होने वाला है। तो हम यही उम्मीद करें कि सरकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी, मोदी जी सब वर्गों को साथ में लेके चलें और वो पुरानी डायरेक्ट क्लैश की राजनीति अगर वो अभी छोड़ दें और विपक्षी दलों से भी हाथ मिलाएं कि भाई चलो फॉर इंडिया लेट्स वर्क टुगेदर, देश में काफी पॉजिटिव चेंज आ सकता है। क्या वो ऐसा करेंगे, ये हमें दिसंबर तक पहली झलकी मिल जाएगी। देखते हैं क्या होता है। बुशरा जी। जी, बिल्कुल, आप आखिर में बहुत पुरुम्मीद हो गए और अगर इतनी ही पुरुम्मीद हम सब हो जाएँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पॉलिसी, उनकी नीतियाँ, वो तमाम चीज़ें जो हैं जिसको लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, 10 सालों में हमने देखा है इस सरकार ने किस तरह से काम किया है, किसके लिए काम किया है, ये सबके सामने है और इसीलिए तमाम सवाल जो हैं उठने वाजिब हैं और इसीलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बैसाखियों पर टिकी हुई जो सरकार है, आखिर कितने दिन तक और किस तरह से चलने वाली है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत-बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप तमाम हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों के पास तक हमारे विचार आप पहुँचाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शाम 7 बजे रोज़ की तरह जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज़ पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।